नमस्कार। मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज हम साइनोफाइसी के बारे में जानेंगे। साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी सिंपलेस्ट लिविंग ऑब्लिगेट फोटोट्रॉप्स हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही इन्हें देखा जा सकता है। प्रोकैरियोटिक हैं और नॉन फ्लैजिलेट हैं, अकशाभिक हैं। ये कायिक व लैंगिक दोनों ही अवस्थाओं में कोई भी ऐसा कोशिका नहीं बनाते जिसके अंदर कशाभिका मौजूद हो। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों प्रकार की सेल्स इसमें हमेशा नॉन फ्लैजिलेट होती हैं। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये एक्वेटिक हैं, जलीय हैं, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलते हैं और कुछ मरीन या खारे पानी में या समुद्र में भी मिलते हैं। रेड सी, जो उसमें जो लाल रंग दिखाई देता है वो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम नाम के माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जो किसके मेंबर है, साइनोफाइसी के मेंबर है, उसके कारण ही दिखाई देता है। एल्गल ब्लूम्स के रूप में भी इन्हें पाया जाता है। यह कम से कम व अधिक से अधिक तापमान में मिलते हैं। लो और हाई दोनों प्रकार के तापमानों में ये मिलते हैं। यह सिम्बायंट्स मतलब सहजीवी के तौर पर भी मिलते हैं। अगर सहजीविता की बात करें तो यह खुद तो एल्गी है ही, खुद तो शैवाल है। शैवाल कवक के साथ जब सहजीवी होती है तो हम क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं। उसके बाद बात करें तो ये ब्रायोफाइट्स में एंथोसेरोसिक ब्रायोफाइट है, उसके थैलस के अंदर एनाबीना जो कि साइनोफाइसी का मेंबर है वो सहजीवी के तौर पर मिलता है। फिर अजोला जो कि एक टेरिडोफाइट है, उसके ऊपर ये एनाबीना जो है वो आपने पढ़ा भी होगा कि जो चावल की खेती होती है उसमें ये अजोला जो फर्न है, टेरिडोफाइट है, उसको उगाया जाता है और उसके पत्तियों के ऊपर एनाबीना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलती है। साइकस की कोरोलॉइड रूट्स जो कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसके, ये साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म के साथ भी यह एक सहजीवी के तौर पर मिलती है। और एंजियोस्पर्म में गुनेरा नाम का एक पादप है जिसके साथ नोस्टॉक का एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो तात्पर्य यह है कि सारे के सारे प्लांट्स के सारे प्लांट किंगडम में ये सहजीवी के तौर पर मिलता है। अब हर तरीके के तापमान पर, हर तरीके की अवस्थाओं में इसके मिलने की वजह क्या है, ये इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में क्यों मिलती है भाई? क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय तक सूखे में भी रह सकती है, डेसिकेशन को विदस्टैंड कर सकती है और अत्यधिक तापमान को भी झेल सकती है, कम को भी और ज़्यादा को भी। क्यों? क्योंकि इसके बाहर एक जिलेटिनियस शीट मिलती है, पैक्टिन की बनी हुई श्लेष्मय आवरण मिलता है और ये श्लेष्मय आवरण पानी को स्टोर कर लेता है और इस कारण यह काफ़ी सूखी अवस्था में काफ़ी समय तक सर्वाइव कर लेता है। दूसरा, इसका जो प्रोटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि वो अत्यधिक टेम्परेचर जो दोनों तरफ के भले लो हो चाहे हाई, उसको झेलने में सक्षम होते हैं। दूसरा, इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा लिबाइल है, मतलब उसके बाद आगे बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एसिमुलेट कर सकता है। जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है उसकी कमी की वजह से सॉइल इनफर्टाइल होती है। वही दोनों सबसे ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं और यह अपने अंदर नाइट्रोजन को नाइट्राइट, अमोनिया में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। उसके बाद ये देखिए, सभी अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ के आए हैं, फंगस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सभी के साथ एल्गी जो है साइनोफाइसी की वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलती है। उसके बाद इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नहीं होता। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने की वजह से या तो वेजिटेटिव कायिक जनन होगा या अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उसमें जो प्लांट बनता है वो एक अपने खुद का कैसा होता है, क्लोन होता है।
तो इसके अंदर जो फॉर्म है उसकी कॉन्स्टेंसी है, कॉन्स्टेंसी ऑफ फॉर्म अलॉन्ग देयर बिकॉज ऑफ देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से इसमें किसी प्रकार के बदलाव नहीं आते, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से यह हर तरीके की अवस्था में मौजूद है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात करते हैं इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन की। इसका सुकाय कैसा है? ज़्यादातर ये यूनिसेल्यूलर है, ऐसा है एक कोशिकीय है। और अगर ये कॉलोनी में मिलता है तो कॉलोनी कैसे फॉर्म हो रही है? जो बाहर श्लेष्मा की परत की हमने पहले बात की थी, जो जिलेटिनियस मास है वो एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, और उसके चिपकने की वजह से वो एक कॉलोनी का शेप ले लेते हैं। यह फिलामेंटस भी हो सकता है और नॉन फिलामेंट भी हो सकता है। कैसा? फिलामेंट जब एक कोशिका सिंगल प्लेन में या एक ही डायमेंशन में बार बार डिवाइड करेगी तो वो एक तंतु बनाएगी, तो ये तो हो गया फिलामेंटस। जब वो एक से अधिक प्लेन में 2 या 3 प्लेन्स में डिवाइड करेगी तब नॉन फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब एक बार आगे आप जब साइनोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे तो 2 टर्म आएंगे, ट्राइकोम और फिलामेंट। तो इसमें अंतर क्या है? जब एक कोशिका सिंगल प्लेन में डिवाइड करती जाएगी तो जो तंतु बनेगा उसे हम कहते हैं ट्राइकोम। ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। जब ये ट्राइकोम एक ही शीट से, हर एक कोशिका की अपनी ना होके पूरे के पूरे तंतु की एक ही शीट या एक ही कवरिंग होगी, तब उसको हम क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे। सेल स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। कैरियन का अर्थ क्या होता है? न्यूक्लियस। तो मतलब जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर कैसा है? प्रिमिटिव तरीके का। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा होगा? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन की मौजूदगी नहीं होगी, न्यूक्लियर प्लाज्म मौजूद नहीं होगा। मतलब क्या होगा? फाइनली रैंडमली ओरिएंटेड फाइब्रिल्स ऑफ डीएनए जो कि क्रोमोसोम नहीं बना सकते बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तो उसके सेल एनवेलप, बाहर की जो परत है वो 2 भागों में है, सेल शीट और इनर इन्वेस्टमेंट। सेल शीट क्या है? सेल शीट वही जिलेटिनस मास है जिसको हम देख रहे हैं, वो कहाँ मदद कर रहा था? एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस के अंदर पानी को स्टोर करके और उसको प्रोलॉन्ग्ड लाइफ दे रहा था। वही जिलेटिनस मास जो पैक्टिन का बना हुआ है। तो वो एक्स्ट्रा म्यूसिलेजिनस पार्ट मेड ऑफ पैक्टिन इज सेल शीथ। इस पैक्टिन कैसे हैं? ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं जो रेटिकुलेटली जालीवत एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं और एक अमॉर्फस मतलब खुरदरा मैट्रिक्स बनाते हैं, जाल बनाते हैं, जो दिखाई हमें कैसे देता है? एक सार होमोजीनस दिखाई देता है, ठीक है। ये इसमें येलो या ब्राउन कलर के पिगमेंट मौजूद होते हैं, डेसिकेशन से बचाता है, सिलेंड्रिकल एंड इरेगुलर है, कॉलोनी को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, और इन्हीं सारे कारणों से पेरिनेशन या चिरकालिकता का के अंदर यह मदद करता है। उसके बाद आता है इनर इन्वेस्टमेंट। इनर इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मल सेल वॉल होती है वो, और प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की ना होकर किसकी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की। 4 लेयर्स होती हैं इसमें। सबसे अंदर वाली लेयर होती है L1। L1 जो लेयर है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट है, 3 nm से 10 nm थिक है। फिर जो L2 है वो मेन लेयर परत है, ये इलेक्ट्रॉन डेंस है, 10 nm से 200 nm तक थिक हो सकती है, और म्यूकोपॉलीमर, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरामिक एसिड एंड ग्लूकाजमीन, एनालिन, ग्लूटामिक एसिड और डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड से बनी हुई होती है, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड जो है वो क्या है? आप जानते हैं एन एसिटाइल, NAG और NAM, एन एसिटाइल ग्लूकाजमीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से मिलकर जो बनी हुई होती है उसे हम कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड। और डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड जो है वो आपने बैक्टीरिया में भी पढ़ा होगा, इसकी वजह से स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको हम आगे वापस लेंगे। L3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट है, 3 nm to 10 nm थिक है। L4 जो आउटर मोस्ट लेयर है वो रिंकल्ड लेयर है, ठीक है। तो वापस बात करें तो सेल का जो आउटर शेल है वो 2 तरीके से बना हुआ है, एक म्यूसिलेजिनस लेयर जो पैक्टिन की बनी हुई होती है, और उसके अंदर सेल वॉल जैसी 4 L1 to L4 4 लेयर्ड संरचना जो कि किसकी बनी हुई है? म्यूको पॉलीपेप्टाइड या म्यूकोपॉलीमर्स की बनी हुई होती है। इसके अंदर मौजूद होता है प्रोटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म है
एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अंदर सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कोर रीजन को कहते हैं, वहाँ पर क्या मौजूद होगा, हमारा डीएनए मौजूद है, जो किस तरीके का है, प्रोकैरियोटिक टाइप का है, हिस्टोन प्रोटीन रहित है, आवरण रहित है, और क्रोमोसोम फॉर्म नहीं करता है। बाहर वाला जो एरिया जिसे क्रोमोप्लाज्म या क्रोमेटोप्लाज्म कहते हैं, देखिए कलर से क्लियर है, सेंट्रोप्लाज्म या ल्यूकोप्लाज्म है, वहाँ पर कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है तो कलरलेस दिखाई देगा। बाहर कलर है तो उसको क्रोमोप्लाज्म या क्रोमेटोप्लाज्म कह रहे हैं। ये बाहरी आवरण है, पेरिफेरल है, और डेंसर है। डेंसर क्यों है, क्योंकि सारे जो ग्रेन्यूल्स हैं वो वहीं पर मौजूद होंगे। प्रोकैरियोट्स में किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन वाली, मतलब कि डबल मेम्ब्रेन जो संरचनाएं होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो मौजूद नहीं होते। राइबोसोम मौजूद होते हैं, राइबोसोम 70S प्रकार के होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के होते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पावर हाउस, या जहाँ पर ATP जनरेट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ अल्फा ग्रेन्यूल्स, पॉलीहेड्रल बॉडीज़ या कार्बोक्सीसोम्स करते हैं। इनके अंदर वो एंजाइम मौजूद होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद गैस वैक्यूल्स या सूडोवैक्यूल्स। सूडोवैक्यूल्स क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन युक्त कोई कोशिकांग मौजूद नहीं है, और जो वैक्यूल होता है वो किससे बना होता है, उसके अंदर बाहर की एक लेयर होती है टोनोप्लास्ट, तो वो तो मौजूद नहीं है, इसलिए ये कैसा है, सूडोवैक्यूल है, ठीक है। अब ये गैस वैक्यूल्स क्यों आवश्यक है, देखो हमने बात की थी ये एल्गल ब्लूम की तरह से रहते हैं, है ना, तो ये एल्गल ब्लूम की तरह रहते हैं, तो ये गैस वैक्यूल्स इसको बायोन्सी प्रदान करते हैं, मतलब पानी की सतह के ऊपर की तरफ फ्लोट करने के लिए मदद करते हैं। भोजन स्वयं बनाता है। फर्स्ट पॉइंट यही था कि सिंपलेस्ट लिविंग ऑब्लिगेट फोटो ऑटोट्रोप्स, फोटोसिंथेसिस करके अगर अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो उसमें क्या मौजूद होने चाहिए, पिगमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो कौन से पिगमेंट्स मौजूद हैं, सबसे एसेंशियल है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सभी फोटो ऑटोट्रोप्स में मौजूद होता है, ठीक है। फाइकोबिलेंस और C-फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर का पिगमेंट है, और C-फाइकोएरिथ्रिन जो रेड कलर का पिगमेंट है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, और मैक्सोजेंथिन और माइकोजेंथोफिल नाम के जेंथिन्स मौजूद होते हैं। ये पिगमेंट्स कहाँ मौजूद होते हैं, या तो ये डिस्क लाइक थैलेकॉइड्स जो क्रोमोप्लाज्म में फैले हुए होंगे उसमें मौजूद होंगे, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सैक या बने हुए होंगे, उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक। अगेन क्यों ऐसा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं हो सकता। क्लोरोप्लास्ट कैसा है, डबल मेम्ब्रेन संरचना है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशल तरीके की कोशिका होती है, हीट्रोसिस्ट। ये जो हीट्रोसिस्ट है, इसी की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन या एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन कर पाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एसिमिलेट कर पाता है। यह कैसी संरचना है, देखिए इसमें बाहर की तरफ बहुत मोटी परत है फाइब्रस लेयर की, उसके बाद आता है एक बीच में लैमिनेटेड लेयर, और फिर आएगा होमोजीनस लेयर, ठीक है। 3 आवरण तो कहाँ हो गए, बाहर हो गए, कौन कौन से, आउटर लेयर फाइब्रस, मिडल लेयर लैमिनेटेड, और बाहर होमोजीनस लेयर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर पोलर नोड्यूल मौजूद होते हैं। पोलर नोड्यूल क्या करते हैं, एक तरफ भी हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है, और ये एक या दो तरफ होगा, ये कैसे डिपेंड करेगा, अगर लास्ट में है ये इंटर कैलरी नहीं है तो उस कंडीशन में सिर्फ जहाँ दूसरी कोशिका से जुड़ा उस तरफ पोलर नोड्यूल होगा, और अगर ये इंटर कैलरी है तो दोनों तरफ की कोशिकाओं से जुड़े रहने के लिए इसमें पोलर नोड्यूल मौजूद होगा। इसके बाद इसमें थाइलेकॉइड्स होते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एसिमिलेट करता है, और ये सारी संरचना इस प्रकार की इसलिए है ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में नाइट्रोजन एसिमिलेशन नहीं हो सकता। ये जो हीट्रोसिस्ट है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो टॉपिक आपको एल्गी में पढ़ना है उसके अंदर, ठीक है। अभी आप इसकी संरचना को सिर्फ देखिए।
इसके बाद करते हैं हम बात रिजर्व फूड मटेरियल की। संचित खाद्य पदार्थ, यहाँ पर मैक्सोफेशियन स्टार्च और साइनोफेशियन प्रोटीन जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे ग्रेन्यूल्स के रूप में क्रोमोप्लाज्म में मिलता है। रिप्रोडक्शन, एक पॉइंट हम पहले ही कर चुके कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? सेल डिवीजन, जैसे हम कहेंगे बाइनरी फिशन के द्वारा, ठीक है। एमाइटोटिक कंडीशन होते हैं यहाँ पर, इसमें एमाइटोटिक क्यों कहते हैं? माइटोसिस की जो 4 स्टेजेस होती हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती, लेकिन फिर भी जो अपना डीएनए है वो 2 भागों में विभाजित होकर और फिर सेल 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो सेल डिवीजन या बाइनरी फिशन जिसे हम कहते हैं, सबसे पहला कायिक जनन का तरीका वो है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, आप जानते हैं फिलामेंट है, उसके टुकड़े हो गए छोटे छोटे, और छोटे छोटे टुकड़े, प्रत्येक टुकड़ा जो अलग हुआ वो अपना अपना वापस फिलामेंट फॉर्म कर ले, तो वो फ्रेगमेंटेशन है। और हार्मोगोनिया एक अलग, एक स्पेशल स्पोर ये बनाते हैं, उसको कहते हैं हार्मोगोनिया। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन यहाँ पर होता है एकिनीट्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, हीट्रोसिस्ट और नैनोसाइट्स के द्वारा। एंडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए जो डाई अमीनोपिक्लोनिक एसिड था जो मौजूद था सेल वॉल में, वो आवश्यक होता है, ठीक है। थैंक यू।